अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जी, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 5 सर्कुलर मोशन। आज हम सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ेंगे। सर्कुलर मोशन चैप्टर का इंट्रोडक्शन करते हैं। सबसे पहले सर्कुलर मोशन होता क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट का सर्कल में रोटेट करना या सर्कल में रिवॉल्व करना, उस टाइप की जो मोशन होगी उसे हम सर्कुलर मोशन कहेंगे। जैसे एक बॉडी है, स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से उसने चलना स्टार्ट किया और दोबारा अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे एक कंप्लीट हर पॉइंट पे बेंडिंग, हर पॉइंट पे अगर कोई चीज़ बेंड हो रही है तो एक सर्कल बनाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ से चलना स्टार्ट किया उसने, तो यहाँ से उसकी बेंडिंग जो हो जाएगी वो स्टार्ट हो जाएगी। हर पॉइंट पे बेंडिंग, किसी भी बॉडी का पॉइंट पे जो बेंडिंग होगी और वो एक सर्कल बनाएगी, और इस फॉर्म में जो मोशन होगी उसे हम बोलेंगे सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन ऐसा मोशन है जिसमें कोई बॉडी सर्कल में रोटेट करती है, ये सर्कल में रिवॉल्व करती है। सिंपल एग्जांपल है इसकी अर्थ की मोशन। अर्थ सन के अराउंड रोटेट कर रहा है, इस तरह हर प्लैनेट जो है वो अपने फिक्स पॉइंट के अराउंड जो है वो रोटेट कर रहा है। इसे हम बोलेंगे सर्कुलर मोशन। किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन सर्कल के अंदर मोशन को हम सर्कुलर मोशन बोलेंगे। और सर्कुलर मोशन की वजह क्या बनती है कि वो बॉडी या वो ऑब्जेक्ट हर पॉइंट पे क्या करेगा, बेंड करेगा। कोई भी यहाँ से एक ही सिंबल पे बेंड करे, यहाँ से बॉडी स्टार्ट करना शुरू कर दे तो बेंडिंग स्टार्ट हो जाएगी, यानी हर पॉइंट पे वो नीचे की तरफ बेंड हो रही है। यहाँ भी बॉडी नीचे की तरफ बेंड हो रही है, यहाँ पे देखें तो नीचे की तरफ बेंड होगी, ये भी नीचे की तरफ, यानी हर पॉइंट बॉडी जब बेंड होगी तो एक सर्कल बनाएगी और इस फॉर्म में जो मोशन होगी उसे हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। इसके रिलेटेड कुछ टर्म्स है वो हम स्टडी करेंगे। सर्कुलर मोशन में हमेशा सर्कल की बात करते हैं और सर्कल का कोई ना कोई रेडियस लाजमी होता है। अगर मैं डॉट की बात करूं तो ये सर्कल नहीं है, सर्कल का कोई ना कोई हमेशा रेडियस होता है। तो जब भी सर्कुलर मोशन होगी, सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट का रेडियस के साथ कोई ना कोई एंगल या कोई ना कोई रिलेशन लाजमी होगा। यानी फॉर एग्जांपल बॉडी ऊपर की तरफ मूव कर रही है तो एंगल 90 डिग्री, बॉडी नीचे की तरफ मूव कर रही है एंगल 90 डिग्री। बॉडी किसी भी पॉइंट पर मूव कर रही है, रेडियस का एंगल के साथ कोई ना कोई रिलेशन लाजमी होगा। तो जब भी कोई हम इसके अंदर टर्म को स्टडी करेंगे उसमें एंगल की बात लाजमी होगी। अब डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। सर्कल में अगर कोई बॉडी रोटेट कर रही है तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, उसे हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर कहते हैं सीधे को। जब कोई चीज़ सीधा मूव कर रही होती है तो उसे हम लीनियर, उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट होगा। लीनियर में एंगल की कोई बात नहीं होती। लेकिन जब कोई चीज़ सर्कल में रोटेट कर रही है तो वहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो एंगुलर में चेंज हो जाएगा। यानी जो सर्कल है वो एंगल बना के, जो बॉडी है वो एंगल बना के रोटेट कर रही है, तो उसका जो होगा, उसका जो हमारे पास रेट डिस्प्लेसमेंट होगा वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे थे, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमारे पास ऐसे इक्वल आर थीटा होता है। ये कैसे इक्वल होता है ये देखते हैं। फॉर एग्जांपल अब ये हमारे पास एक सर्कल है, सर्कल की बात करते हैं। सर्कल में बॉडी जो है वो रोटेट कर रही है, सर्कल का कोई ना कोई रेडियस होगा, लाजमी बात है। जब कोई बॉडी रोटेट करती है, सर्कल के अंदर मूव करते हैं तो कोई ना कोई रेडियस होता है, क्योंकि सर्कल डिपेंड ही रेडियस पे करता है। जब रेडियस होगा तो सर्कल होगा, रेडियस इक्वल्स टू 0, यानी सर्कल एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर है? तो सर्कल के लिए लाजमी है कि रेडियस 0 नहीं होना चाहिए। चले जी, अब बॉडी ने यहाँ से P1 है, P1 से चलना स्टार्ट किया, यहाँ पे आकर रुक रही है जी P2। अब P2 के साथ भी कोई ना कोई रेडियस होगा, R आ गया। तो P1 से P2 तक मूव करने के लिए उसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है वो हमने फाइंड करना है। अब एक बात आपने और माइंड में रखनी है, जब सर्कल की बात कर रहे हैं तो कोई ना कोई एंगल भी होगा, जाहिर बात है। जब पॉइंट P1 पे बॉडी पड़ी थी, P2 पे गई है, यहाँ से इसने P2 तक मूव किया तो कोई ना कोई एंगल लाजमी बनेगा। तो एंगल का और रेडियस का आपस में रिलेशन होता है, क्योंकि जब रेडियस होगा, बॉडी मूव करेगी तो कोई ना कोई एंगल लाजमी बनेगा। तो P1 से P2 तक मूव करने के लिए उसने कितना एंगल कवर किया है, यानी 1 से 2 तक मूव करने के लिए वो कितना एंगल कवर कर रही है। तो एंगल इक्वल होगा आर्क ओवर रेडियस। आर्क ओवर रेडियस कैसे है जी? एंगल रेडियस पे डिपेंड करता है। ये तो आ गया एंगल रेडियस का, तो हमारे पास आ गया रिलेशन। आर्क क्या चीज है? आर्क कहते हैं जी P1 से P2 तक ये जो कर्व फॉर्म में डिस्टेंस होता है इसे आर्क बोलते हैं। ये इस फॉर्म में जो डिस्टेंस होगा, या जिसे कौन कहते हैं, कौन जो होती है ना इस फॉर्म में होती है, इस फॉर्म में जो डिस्टेंस होता है उसे आर्क बोलते हैं। तो थीटा दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, एक तो आर्क पे और एक रेडियस पे। अगर देखा जाए थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर्क के,
जितना ज्यादा आर्क होगा, अब ये देखिए यहाँ से लेकर मैं यहाँ तक मूव करवा लेता हूँ तो आर्क क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा, तो जाहिर बात है हमारे पास जो एंगल है वो भी ज्यादा होगा। तो जितना ज्यादा हमारे पास एंगल होगा या जितना ज्यादा हमारे पास आर्क होगा उतना ही बड़ा एंगल बनेगा। तो आर्क और एंगल के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है। चलिए जी, अब आर्क की वैल्यू पुट करते हैं। आर्क हमारे पास डिस्टेंस होता है P1 से, यहाँ तक हमने लिया तो P2 आ गया। P1 से P2 तक जो हमारे पास आर्क बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया है या डिस्प्लेसमेंट कवर किया है वो है S, रेडियस कितना है R, तो S इक्वल्स टू R थीटा। ये हमारे पास हो गया जी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, S इक्वल्स टू R थीटा। इसमें कोई ना कोई एंगल बनेगा और रेडियस, ये रेडियस कांस्टेंट है, किसी भी सर्कल का रेडियस कांस्टेंट होता है। वेरिएबल कौन सी चीज है, वो थीटा है। थीटा हमारे पास वेरिएबल होता है। आर जो है ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट कैसे, अगर ये सर्कल है इतना, फॉर एग्जांपल इसका रेडियस 5 मीटर है, तो ड्यूरिंग द मोशन ये 5 मीटर से 10 मीटर नहीं हो जाएगा, ये सेम रहेगा। बाकी जो ये आर है ये आगे हमारे पास कांस्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा थीटा के। तो जितना ज्यादा आप डिस्टेंस कवर करोगे उतना ही एंगल चेंज होगा। P1 से P2 आपने एंगल डिस्टेंस कवर किया था तो एंगल हमारे पास इतना बना। फॉर एग्जांपल ये 60 डिग्री ले लें या 90 से ज्यादा ही होगा, 120 डिग्री ले लें फॉर एग्जांपल, इतना भी। अगर फॉर एग्जांपल मैं P1 से इस पॉइंट तक P3 तक मूव करना चाह रहा हूं तो यहां से बॉडी चलेगी और यहाँ पे आके रुकेगी। अब इसका और इसका एंगल देखें, ये एंगल ज्यादा बनेगा। क्लियर है? तो जितना ज्यादा डिस्टेंस कवर करते जाओगे एंगल उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा। ये हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब कुछ टर्म्स और हैं, जैसे वेलोसिटी की बात करते हैं। वेलोसिटी होती है लीनियर वेलोसिटी। अगर कोई बॉडी सीधी मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन में, उसकी वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी। अगर कोई बॉडी सर्कल में मूव करे, जाहिर बात है सर्कल में मूव कर रही है तो कोई ना कोई वेलोसिटी तो होगी उसकी। अगर कोई चीज सर्कल में मूव कर रही है तो उसकी जो वेलोसिटी होगी उसे हम एंगुलर वेलोसिटी बोलेंगे। क्लियर है? एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। क्लियर? थीटा ओवर टी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो ये हमारे पास हो जाएगा लीनियर एंगुलर वेलोसिटी। बाकी फैक्टर सारे सेम है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है, छोटे से लम्हे के लिए अगर कोई बॉडी मूव करे उससे हम एंगुलर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं। अगर छोटे से लम्हे के लिए वो स्ट्रेट मूव कर रही है तो स्ट्रेट मोशन के लिए हम बोलेंगे जी उसकी वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस लीनियर वेलोसिटी है। अगर छोटे से लम्हे के लिए वो सर्कल में मूव करे उसे हम बोलेंगे जी इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। अब एक टर्म और है जी एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन। जाहिर बात है अगर कोई बॉडी सीधी मूव कर रही है उसके अंदर कोई ना कोई एक्सेलरेशन होगा। अगर वेलोसिटी में चेंज आ रहा है तो कोई ना कोई एक्सेलरेशन लाजमी प्रोड्यूस होगा। अगर स्ट्रेट मोशन में कोई ना कोई चेंज आ रहा है तो लीनियर एक्सेलरेशन। अगर सर्कल वाली मोशन में कोई ना कोई चेंज आ रहा है तो एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो अल्फा इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी ओवर टाइम, चेंज इन टाइम, एंगुलर वेलोसिटी ओवर टाइम। चलिए जी, अब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की एक टर्म होती है। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कौन सी चीज है जी, नॉर्मल स्ट्रेट मूव अगर मोशन करती है तो उसका एक्सेलरेशन होगा इंस्टेंटेनियस लीनियर एक्सेलरेशन, छोटे से लम्हे के लिए। अगर वेलोसिटी में चेंज आता है छोटे से लम्हे के लिए तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, चाहे वो स्ट्रेट है तो लीनियर, अगर सर्कल में है तो एंगुलर। तो ये है हमारे पास कुछ टर्म्स थी सर्कुलर मोशन से रिलेटेड। अब एक छोटा सा प्रूफ है कि हमारे पास 1 रेडियन इक्वल होता है 57.3 डिग्रीज। वो हम क्या करते हैं जी, प्रूव करते हैं। चलो जी प्रूव करते हैं जी। हमारे पास 1 रेडियन इक्वल टू 57.3 डिग्रीज, ये हमने प्रूव करना है जी। सेम इक्वेशन है, बॉडी एक सर्कल में मूव कर रही है, सर्कल में मूव कर यहाँ से उसने मूव करना स्टार्ट किया है, पूरा सर्कल कवर करके दोबारा इस पॉइंट पे आके वो स्टॉप हो गई है। अब हमने ये फाइंड करना है कि जो 1 रेडियन होता है वो इक्वल होता है 57.3 डिग्रीज। चलिए जी, S इक्वल्स टू आर थीटा। इसका नॉर्मल जो एंगल है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मैं बताना सॉरी भूल गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो यूनिट होता है वो रेडियन होता है, रेडियन। क्लियर है? चलिए जी, S इक्वल्स टू आर थीटा। थीटा किसके इक्वल है जी, पूरे सर्कल का थीटा इक्वल होता है 2 पाई का। वो कंप्लीट सर्कल है, हाफ सर्कल पाई और फुल सर्कल 2 पाई। तो S आ जाएगा जी r 2 पाई। इस r को यहाँ पे आके जी डिवाइड कर देते हैं, S ओवर r आ गया जी 2 पाई। ये रेडियन इसका एंगल आ गया। ठीक है? चलिए जी, S ओवर r किसके इक्वल है जी, S ओवर S इक्वल टू r थीटा, और थीटा इक्वल होता है S ओवर r के। तो S ओवर r आ गया जी थीटा के इक्वल, थीटा पुट कर दिया
2 पाई रेडियन। क्लियर है? चलें जी, अब थीटा देखते हैं जी। हमारे पूरे सर्कल का एंगल कितना होता है? पूरे सर्कल का एंगल होता है 360 डिग्री। यहाँ पे पुट कर देते हैं 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई रेडियन, यानी 2 पाई रेडियन जो होता है वो 360 डिग्री इक्वल होता है। ये 2 पाई यानी कंप्लीट सर्कल 360 का होता है, ये 2 पाई रेडियन इक्वल होता है 360 डिग्री के। अब हमने ये फाइंड करना है कि जो 1 रेडियन है वो इक्वल है 57.3 डिग्रीज के। इस चीज के इक्वल हमने इसे प्रूव करना है। तो ये 2 पाई रेडियन है, यानी 2 पाई का कंप्लीट रेडियन जो है कंप्लीट 2 पाई रेडियन जो है वो 360 का है। हमें 1 रेडियन चाहिए, तो इस 2 पाई को यहाँ पे क्या कर देते हैं जी, डिवाइड कर दें। तो 360 ओवर 2 पाई इक्वल्स टू 1 रेडियन। वैल्यूज पुट कर देते हैं जी यहाँ पे। वैल्यूज पुट करके देखते हैं क्या आता है। तो 1 रेडियन आ गया इक्वल 360 ओवर 2 3.14। एंगल पुट करें, इसे डिवाइड करें तो हमारे पास 1 रेडियन इक्वल आ जाएगा 57.3 डिग्री। ये हमारे पास प्रूफ था। तो एक रेडियन जो होता है वो 57.3 डिग्री की होता है, 2 पाई रेडियन जो होगा वो 360 डिग्री के होगा। तो ये हमारे पास प्रूफ था। बाकी फर्दर इसके आगे हम क्वेश्चन और पढ़ते हैं, वो देखते हैं क्या चीज़ है। हम रिलेशन फाइंड करते हैं कि एंगुलर एक्सेलरेशन और लीनियर एक्सेलरेशन के दरमियान रिलेशन क्या है, वो रिलेशन फाइंड करते हैं जी, वो देखते हैं। बात करते हैं हम रिलेशन की बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर एंगुलर और लीनियर वेलोसिटी। एक सर्कल में अगर कोई चीज मूव कर रही है तो उसकी जो वेलोसिटी होती है वो एंगुलर वेलोसिटी होगी। अभी हमने पढ़ा सर्कल में रोटेट करने वाली चीज एंगुलर वेलोसिटी से मूव करती है। अगर एक पॉइंट से 2 पॉइंट तक मूव की है तो ये एक सर्कल है, सर्कल में मूव कर रही है एंगुलर वेलोसिटी। अगर हम सर्कल को इतने छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दें कि ये देखें, ये वाला और ये वाला पॉइंट, सर्कल को हमने बहुत छोटे से हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। इस छोटे में हिस्से से अगर कोई चीज मूव करेगी तो वो लीनियर मूव करेगी। किस तरह करेगी? पूरे सर्कल का छोटा सा पार्ट अगर देखा जाए तो वो लीनियर पाथ ही बनता है। यानी ये पॉइंट ले लेते हैं और एक ये पॉइंट, इन दोनों पॉइंट को अगर स्टडी करें तो ये एक लीनियर पाथ ही बनेगा। बहुत छोटे पॉइंट, ज्यादा बड़े पॉइंट नहीं, छोटे पॉइंट। अगर बड़ा पॉइंट लेते हैं तो एक ये वाला पॉइंट है, तो ये थोड़ा सा कर्व बना रहेगा, तो ये सर्कल हो जाएगा। ये वाला पॉइंट ले लें और एक ये वाला छोटा सा पॉइंट ले लें तो इससे गौर से देखें तो एक स्ट्रेट लाइन ही बनेगी। तो अगर कोई चीज सर्कल में मूव कर रही है तो उसकी वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी होगी, लेकिन सर्कल में छोटा छोटा डिस्टेंस कवर कर रही है तो वो लीनियर डिस्टेंस कवर करेगी। तो एंगुलर और लीनियर डिस्टेंस जो होते हैं, वेलोसिटीज जो होती हैं वो आपस में रिलेट करती हैं। S इक्वल्स टू आर थीटा, इसे भी t पे डिवाइड कर दें, इसे भी t पे डिवाइड कर दें, तो S ओवर t डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इक्वल आ जाएगा वेलोसिटी के। r वैसे का वैसे, रेडियस कांस्टेंट है, प्रीवियस भी मैंने बताया था। थीटा ओवर डेल t एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, तो ये एंगुलर वेलोसिटी की आ जाएगा v इक्वल्स टू r ओमेगा। तो हमने लीनियर से क्या कर लिया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, हमने एंगुलर वेलोसिटी फाइंड कर ली है। कैसे किया? ये s ओवर t लीनियर वेलोसिटी होती है, थीटा ओवर t एंगुलर वेलोसिटी होती है। तो लीनियर और एंगुलर का आपस में हमने रिलेशन फाइंड कर लिया। दोबारा से रिपीट करता हूँ, पूरे सर्कल में अगर कोई चीज रोटेट करेगी तो वो एंगुलर रोटेट करेगी। अगर पूरे सर्कल को छोटे छोटे पाथ में हम डिवाइड करें तो वो छोटा छोटा पाथ के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो लीनियर होगा। तो उस लीनियर डिस्टेंस में मूव करने वाली चीज भी लीनियर मूव करेगी। तो ये हो जाएगी हमारे पास लीनियर एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी का आपस में रिलेशन। अब एंगुलर और लीनियर वेलोसिटी का जो रिलेशन हमने फाइंड किया, इसे हम इक्वेशंस ऑफ मोशन में भी अप्लाई कर सकते हैं, वो आप लोग खुद करोगे। जहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन की बात आ रही है उसे आपने एंगुलर, जहाँ पे लीनियर एक्सेलरेशन की बात आ रही है वो एंगुलर एक्सेलरेशन में, जहाँ पे लीनियर वेलोसिटी की बात आ रही है वो एंगुलर वेलोसिटी में, जहाँ पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट की बात आ रही है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में चेंज होगा। कैसे होगा कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन करते हैं जी, AT इक्वल्स टू VF माइनस VI। अब A क्या है? लीनियर एक्सेलरेशन, इसे एंगुलर में चेंज करना है तो अल्फा, टाइम वैसे का वैसे ही, एंगुलर फाइनल वेलोसिटी, एंगुलर इनिशियल वेलोसिटी। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करके देखते हैं जी, S इक्वल्स टू VIT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। S क्या है जी? लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ये एंगुलर में चेंज होगा थीटा, एंगुलर वेलोसिटी I T प्लस 1/2, एंगुलर एक्सेलरेशन ये लीनियर है, ये एंगुलर में चेंज हो गया, टाइम वैसे का वैसे।
थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करते हैं कि 2as इक्वल्स टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। तो 2as 2 एज इट इज एंगुलर लीनियर एक्सेलरेशन, तो एंगुलर अल्फा ये थीटा इक्वल आ जाएगा vf ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा i स्क्वायर। तो इस तरह आप लीनियर और एंगुलर वेलोसिटीज के दरमियान रिलेशन फाइंड करके इक्वेशंस ऑफ मोशन को भी डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन सेंट्रीपिटल फोर्स का। उम्मीद है इस टॉपिक की आपको समझ आ गई होगी। फर्दर कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन होगा सेंट्रीपिटल फोर्स का, तो डिटेल से पढ़ेंगे। आज के लिए इतने काफी है। अल्लाह हाफिज।